दोस्तों, आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि आप अपने चेहरे या बालों को घर पर कितना भी धो लें या चमका लें, पर इसके बाद जरा सा बाहर घूम कर आए तो आपके चेहरे और बालों की चमक फीकी पड़ जाती है। कई बार तो बाइक पर घूम कर आने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई मजदूर माइंस में काम करके आया है। ऐसा ही हमारी गाड़ी के भी साथ होता है। इसे भी हम कितना ही चमका लें, पर जरा सा बाहर खुले में रखते ही इसके भी वारे के न्यारे हो जाते हैं। अब आखिर प्रश्न उठता है कि ये सब होता क्यों है। आखिर दूसरे देशों के कंपैरिजन में हमारे ही देशों की आबो हवा में इतनी धूल आखिर क्यों पाई जाती है, जबकि बाहर के देशों का मौसम बिल्कुल साफ दिखाई देता है। शायद इसलिए तो हमारे देश में अन्य देशों की जगह साबुन, डिटर्जेंट और फेस वॉश बनाने वाली कंपनियों की चांदी चांदी है। तो कारण क्या है कि हमारे ही देश में इतनी धूल मिट्टी पाई जाती है। शायद इसके जवाब में आप चीख चीख कर कहेंगे, अरे भाई, हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, धूल तो होगी, इंडिया अंडर कंस्ट्रक्शन जो है। अब भाई इंडिया तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन कंट्री है। ये तो रोज बनेगी, तो रोज धूल भी उड़ेगी। तो धूल के कारण ब्यूटी प्लस यूज करने वाले मेरे दोस्तों, शायद आप भी इस एड को देखकर ऐसा बोल रहे हैं, पर मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि भारत में धूल और डस्ट होने के पीछे का कारण कुछ और ही है, जिसे हम इस वीडियो में बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, कभी आपने अपने एक ही कैमरे से बाहर के देशों और अपने ही देशों में ली गई फोटो में फर्क महसूस किया है? आखिर क्यों बाहर के देशों की फोटो इतनी साफ और हमारे देश की फोटो में डस्ट का धुंधलापन होता है? तो शायद आप फिर से कहेंगे, भाई इंडिया तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन कंट्री है। पर मैं यकीन से कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि इंडिया के डेवलप होने के बाद भी हमारा देश इस डस्ट से निजात नहीं पा पाएगा। अब काफी हद तक ये कोई हम लोगों के द्वारा खड़ी की गई समस्या तो है नहीं, बल्कि ये सब तो हमारी किस्मत में क्लाइमेट के साथ ही जुड़ा हुआ है। नहीं समझे भाई, हमारा देश ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर एक नहीं बल्कि तीनों ऋतुएं पाई जाती हैं। या यूं कहें कि यहाँ पर कोई एक मौसम फिक्स नहीं है, बल्कि हमें तो तीनों ऋतुएं विरासत में मिली है। अब हमारे लिए तीनों ऋतुएं वरदान भी हैं, परंतु धूल और डस्ट के लिए अभिशाप भी। अब भारत में फेस्टिवल के रूप में आने वाला ये मौसम मानसून कहलाता है, जो जून के लास्ट से लेकर सितंबर तक चलता है। दरअसल अरब और बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर ये हिमालय की चोटी से टकराकर पूरे देश में बिखर जाता है, और इसी से हमारे पूरे देश में बारिश होती है। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई, बारिश से तो धूल शांत हो जाती है, फिर हमें बारिश ही धूल के लिए जिम्मेदार क्यों बताई जा रही है? आखिर क्यों बारिश पर इतना ज्ञान पेला जा रहा है? क्या आसमान से बारिश की जगह धूल बरसती है क्या? यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जब भी मानसून आता है तो कुछ समय के लिए तो ये धूल को शांत कर ही देता है। और यही नहीं, मानसून के आते ही चारों तरफ एक हरियाली की चादर सी बिछ जाती है। जगह जगह छोटी बड़ी हरी घास और झाड़ियां उगाती है, और यही झाड़ियां और घास मिट्टी को तोड़ना शुरू कर देती है, जिसके कारण ढीली हो चुकी मिट्टी के पार्टिकल्स टूटकर बहुत ही महीन कणों में तब्दील हो जाते हैं। और यही नहीं, मानसून के जाते ही गर्मी के कारण ये मिट्टी अपना मॉइस्चर खो देती है, और जमीन पर जहां तहां क्रैक पड़ने शुरू हो जाते हैं, और इन्हीं से ये बारीक हुई मिट्टी धूल का रूप ले लेती है। यही नहीं, मानसून में आपने ये भी जरूर नोटिस किया होगा कि ये चारों तरफ बरसने वाला पानी जगह जगह कीचड़ को भी न्योता देता है, जो गड्ढों और तालाबों में अपनी जगह बनाता है। ये कीचड़ भी मिट्टी के पार्टिकल को तोड़ने में अपना रोल बखूबी निभाता है, और इन्हीं से प्रोड्यूस होती है वो चीज जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब इंडिया में धूल के होने का यही एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि बारिश तो मात्र 80% ही कारण है धूल के भारत में होने का। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है दूसरे देशों से भी भारत में धूल का आना। अब हम सभी जानते हैं, हमारे पश्चिम में एक बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है थार। ये भारत समेत पाकिस्तान के बॉर्डर को भी कवर करता है, और यही नहीं, पश्चिम से पूर्व के देशों की ओर आने वाली हवाएं भी अपने साथ और मिट्टी के धूल के हल्के कण
अरब देशों के मरुस्थल से उठाकर भारत की ओर लेकर आती है, और यही धूल हमारे वातावरण में मिलकर कलर को एक नया टेक्सचर प्रदान करती है। अब ये तो हो गए कुदरत के कुछ तथ्य जो हमारे आबो हवा में धूल की मौजूदगी को दर्ज कराते हैं, परंतु इंसानी हस्तक्षेप को अगर इसमें ना जोड़ा जाए तो बेचारी धूल के साथ ये नाइंसाफी होगी। इसका तीसरा बड़ा कारण है हमारा प्रतिदिन सड़कों पर बढ़ता ट्रैफिक। आपने गौर तो किया होगा कि प्रतिदिन ये ट्रैफिक सड़कों पर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण सरकार को इन ट्रैफिक के लिए कुछ नए रोड को डेवलप करना होता है। अब आप फिर से कहेंगे कि यार हमने तो पहले ही कहा था कि भाई भारत ठहरा एक डेवलपिंग कंट्री, तो धूल तो होगी ही ना। जी आपने बिल्कुल सही कहा था। इसके साथ ही इतनी सारी गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी तो भैया धुआं भी प्रोड्यूस होगा, और यह धुआं भी हमारे एटमॉस्फेयर को डस्टी करने का काम करता है। इसी के साथ सड़कों के किनारे पर जमा हुई मिट्टी को भी आपने जरूर नोटिस किया होगा। अगर हल्का सा हवा का झोंका भी आ जाए या फिर इसके किनारे से कोई गाड़ी गुजर जाए तो भैया हो गया काम, मतलब कि पहुंच गई धूल वातावरण में। अब नई रोड डेवलप होगी तो कुछ पेड़ों की कटाई भी जरूर होगी। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में पेड़ों को उगाने के लिए कोई सिस्टमैटिक तरीका तो है नहीं, बल्कि पेड़ लगाने के लिए यहाँ त्योहार मनाना होता है, या फिर पेड़ लगाने के नाम पर एक संस्था द्वारा खाने का न्योता देकर लोगों को बुलाया जाता है, तब जाकर कहीं पेड़ लगाने का काम हो पाता है। और इसके बाद शुरू होता है फोटो खिंचाने का ये दौर। शुक्र है कि हमारे देश में ज्यादातर बेचारे पेड़ खुद ही उगाते हैं, या फिर इनके उगने में इनडायरेक्टली जंगली जानवर और पक्षियों का हाथ होता है। कम से कम ये बेचारे पेड़ों के साथ फोटो तो नहीं खिंचाते। अब खुद सोचिए कि जिस देश में पेड़ों की पूजा होती हो वहाँ पेड़ों के प्रति इतनी कम जागरूकता। क्या डिड यू नो दोस्तों, ये बेचारे पेड़ ही हैं जो कई तरह की धूल को ब्लॉक कर देते हैं। नहीं समझे? चलिए ये भी समझाते हैं। पेड़ों के हट जाने से हम सब जानते हैं कि मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है, क्योंकि इनकी जड़ें आपस में इतनी गुथी हुई होती हैं कि ये धरती की पहली लेयर को जड़ से पकड़े रहती है और ढीला नहीं होने देती। इसी को सॉइल इरोशन प्रिवेंटिंग कहा जाता है। अगर इन पेड़ों को डेवलप होने के नाम पर काटा जाएगा तो हम सब जानते हैं कि इनसे ढीली हुई मिट्टी धूल बनकर हवा में अपनी मौजूदगी तो दर्ज करा ही लेगी। अब इसका एक और अन्य बड़ा कारण है कचरा। बाहर की वेल सिस्टमैटिक कंट्री जैसे चाइना, अमेरिका व यूरोपियन कंट्री में कुछ लोग सफाई के लिए 12 घंटे एक बास्केट और हाथ में सफाई के इक्विपमेंट लेकर घूमते रहते हैं। इनका काम बस सूखे पत्ते और सूखा कचरा के साथ साथ मैन मेड कचरा हटाना ही होता है। अब इसी के अनुरूप अगर बात करें हमारे देश के कचरे सिस्टम की, तो यहाँ सफाई कम और इसको फैलाने वाले ज्यादा नजर आएंगे। अब इसका अगला कारण है हमारे देश के डेवलपमेंट का एक लेंथी प्रोसेस। बोले तो यहाँ के काम शुरू होने की डेट तो होती है, पर काम के खत्म होने की नहीं। अब पड़ोस में किसी के घर बच्चा हुआ हो, वो भी इतनी तेजी से बड़ा होता है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, पर इस काम के लिए कोई डेट ही सुनिश्चित नहीं होती। इसलिए आपने कई बार नोटिस किया होगा कि रोड हो चाहे फ्लाईओवर या फिर बिल्डिंग, इनके लिए जो भी मटेरियल सामान आता है वो सालों तक सड़कों पर यूं ही पड़ा रहता है, और इन्हीं सामानों में वो भी मटेरियल होता है जो धूल को प्रोड्यूस करने में भी जिम्मेदार होता है, जैसे रेत, बजरी, मिट्टी आदि। इसी के विपरीत जब आप बाहर की कंट्री को देखते हैं तो वहां का काम तो समय पर पूरा किया ही जाता है। इसके साथ उस काम को ढककर रखने की भी पूरी व्यवस्था की गई होती है, जिससे चालू कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस होने वाली धूल को लिमिटेड किया जा सके। हमारे देश तो में ये बहुत ही लिमिटेड प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलता है। 80 से 90% काम यूं ही खुले में किया जाता है। यही नहीं, हमारे घर का कंस्ट्रक्शन भी चालू हो तो उसमें यूज होने वाला सारा मटेरियल भी सामने वाली रोड या खाली पड़ी जगह को पापा की जमीन मानकर यूं ही रख देते हैं। वैसे आप मुझे कहेंगे भाई ये तो हो गई कारण की बात, क्यों भारत इतना डस्टी दिखाई देता है, क्या आप इसको दूर करने का कोई तरीका बताएंगे? मेरे ओपिनियन से देखा जाए तो इसे पहले हमें 2 भागों में डिवाइड करना होगा, जिसमें पहला है क्लाइमेट प्रॉब्लम, जो कि पूरी तरह प्राकृतिक रीजन पर टिका हुआ है। मतलब ये हमारे प्रयास से पूरी तरह से सोल्व होने वाला नहीं है। कहने के सही अर्थों में इसमें भारत के लोगों और सरकार के प्रयासों से ही कुछ हद तक निजात पाई जा सकती है। फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट्स भी भारत में बढ़ते हुए पॉल्यूशन को लेकर चिंतित है, और इसी को देखते हुए भारत सरकार अफ्रीका के ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से इंस्पायर होकर इंडिया में भी इसे शुरू करने का प्लान किया है, जिसमें गुजरात से लेकर दिल्ली, हरियाणा तक
1400 किलोमीटर तक एक ग्रीन बेल्ट का निर्माण करेगी। इस प्रोजेक्ट्स में तकरीबन 130 से 140 करोड़ तक पेड़ लगाए जाएंगे। यही नहीं, हमें सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए खुद के लेवल पर भी इसका समाधान खोजना होगा। जैसे कि इसका दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंस मेड मतलब कि हमारा हस्तक्षेप है। अब इसको दूर करने के लिए ये पूरी तरह से हम पर डिपेंड करता है। वैसे सरकार भी इसमें अपना पूरी तरह से योगदान दे रही है, जैसे सड़कों पर ग्रीनरी को लागू करना, रोड के दोनों तरफ पेड़ लगाने का काम पूरी तरह से चालू है। इसके लिए एक बिग थैंक यू तो बनता है हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के लिए, जिनकी देख रेख में काम पहले की अपेक्षा पूरा समय या उसके आसपास ही सोल्व कर लिया जाता है। यही नहीं, अगर काम में जरा सी लेट लतीफी हो जाए तो एक अच्छी खासी डांट का भी सामना करना पड़ता है। फिलहाल सरकार को म्युनिसिपैलिटी के लेवल पर भी सड़क प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप रोजाना जिन सड़कों पर घूमते हैं, इन्हीं पर आपको गड्ढों का रोजाना सामना करना होता है। और जिन बिल्डरों ने इन सड़क का निर्माण किया था, उनसे कोई पूछताछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लॉ के अनुसार रोड के डेवलप हो जाने के बाद रोड में आने वाली कमी या फिर इसमें पड़ने वाले गड्ढों और मेंटेनेंस के लिए वह बिल्डर जिम्मेदार नहीं होता। अब आप खुद सोचिए कि जब हमारा सिस्टम इन बिल्डरों को चोरी करने का पूरा मौका देता है, तो ये बेचारे रोड में पड़ने वाले कंक्रीट में आखिरकार कमी क्यों ना करें। और इसके विपरीत आपने टोल रोड्स भी जरूर देखी होंगी, जो कि बिल्कुल वेल मेंटेन होती हैं, क्योंकि इसी रोड की पूरी जिम्मेदारी बिल्डर के कंधों पर होती है। इसलिए तो इसमें अक्सर आपको गड्ढे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते। रोड के किनारों पर जमा मिट्टी और धूल को हमेशा एयर पंप की मदद से साफ करना चाहिए, ताकि इन धूल और मिट्टी को सड़क से दूर किया जा सके, ताकि गाड़ियों के गुजरने पर यह हवा में स्टोर ना हो। इसी के साथ हमें भी अपने आसपास का पूरा ख्याल रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा सके उतना अच्छा हो। यहाँ तक कि कचरे की समस्या को कम करना चाहिए, जिससे हमारे देश की ग्रोथ अच्छे से हो सके। अगर हमने इन पहलुओं पर विचार कर लिया तो यकीन मानिए हमें बाहर के देशों के मौसम से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत जल्दी ही डस्ट से निजात पा जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। मैं आपका दोस्त भास्कर आपके साथ एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने जरूर रूबरू होऊंगा। अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।